नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार सामान्य ज्ञान की पूरी सीरीज में, जो खास तौर पर बीपीएससी के लिए तैयार की गई है। इस पूरी सीरीज में हम शुरुआत करेंगे आज के पहले विषय से, बिहार के परिचय से। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। बिहार बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं आपको बीपीएससी सिविल सर्विसेज जो होने वाली है उसके लिए पढ़ाया जा रहा है। बिहार का पूरा परिचय हम लोग समझेंगे कि बिहार है क्या और ये पूरा इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है वगैरह वगैरह। तो देखिए ध्यान दीजिए इधर, ये देखिए बिहार जो है पहले इसका कुल एरिया है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और इस दृष्टिकोण से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, आपको बताया कि इसका पूरा क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, जो कुल क्षेत्रफल का 2.86% है और ये भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 12वां सबसे बड़ा राज्य है। अब देखिए क्या है ना कि ये ऊपर से नीचे मतलब नॉर्थ टू साउथ ये 345 किलोमीटर है और वेस्ट टू ईस्ट 483 किलोमीटर। ठीक है, अब ये इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है इसको बता दें। अब इसका जो है विस्तार दक्षिण में 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर में 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच में, और पश्चिम में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर पूरब में 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, तो ये इसका हो गया बाउंड्री। अब देखिए इसके नॉर्थ में है नेपाल, साउथ में है झारखंड, ठीक है, और वेस्ट में है उत्तर प्रदेश और ईस्ट में है बंगाल, वेस्ट बंगाल। अब क्या है ना कि नेपाल के साथ बिहार की लगभग जो कुल बाउंड्री है 729 किलोमीटर। आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का नेपाल के साथ सीमा है उसकी, और कौन कौन सा जिला ऐसा है जिसका यूपी के साथ मिलती है सीमा, पश्चिम बंगाल के साथ और झारखंड के साथ। तो पहले देखिए नेपाल के साथ जिस जिस जिले की सीमा मिलती है उसको हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। देखिए वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद मधुबनी, अररिया, सुपौल, किशनगंज, सुपौल और किशनगंज। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और कटिहार नहीं, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा। ठीक है,
इतने जिले की सीमा नेपाल से मिलती है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब पश्चिमी बंगाल साथ किस किस जिले की सीमा लगती है? तो कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। अब झारखंड के साथ, झारखंड से साथ रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश के साथ किसकी सीमा मिलती है? तो पश्चिमी चंपारण, उत्तर प्रदेश, गोपालगंज, सिवान, सारण, उसके बाद बक्सर, भोजपुर। ठीक है, उसका कैमूर और रोहतास। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जिले की सीमा इधर मिलती है, इधर भी 8। और ये शायद दरभंगा नहीं है जी, साथ ही हो। ठीक है, और ये हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया बिहार का बाउंड्री, समझ गए। अब क्या है ना कि बिहार के बारे में कुछ और चीज हम लोग जानेंगे, जैसे इसका कुल, इसको बता दें, देखिए इसका टोटल 2011 के जनगणना के अनुसार जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 25.42%। मतलब 10 साल में इसमें जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? सबसे ज्यादा जनसंख्या दर वृद्धि दर्ज की गई मधेपुरा, और सबसे कम जनसंख्या दर वृद्धि की गई मधेपुरा, और सबसे कम गोपालगंज। ठीक है, सबसे ज्यादा मधेपुरा और सबसे ज्यादा गोपालगंज में ये जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई। बिहार का जो लिंग अनुपात है वो 10 लिंग अनुपात 918 फीमेल पर 1000 मेल, जो कि भारत का जो औसत है उससे कम है। सबसे ज्यादा जो सेक्स रेशियो है वो है गोपालगंज में 1021, और सबसे कम 876, यह मुंगेर। इसको याद रखना, ये 918 है बिहार का पर 1000 मेल, इतनी फीमेल, और गोपालगंज का सबसे ज़्यादा है 1021 और सबसे कम मुंगेर का है। बिहार का जो डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब
1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में कितने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये है कैमूर का। उसका है सबसे कम है 488, और सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा है शिवहर का। शिवहर है, इसे पूरा है क्या? शिवहर ही होगा शायद। ये 1000 कितना है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, अब ये देखिए कि बिहार का सबसे कम जो, अच्छा लिटरेसी रेट देख लीजिए। लिटरेसी रेट बिहार का 61.8% है एवरेज, और मेल के लिए है ये 71.2%, फीमेल के लिए है 51.5%, और ये अर्बन एरिया के लिए है 76.86%, और रूरल एरिया के लिए 59.86% है। सबसे कम लिटरेसी रेट है पूर्णिया का, यहीं पर सबसे कम मेल लिटरेसी भी है पूर्णिया। ठीक है, लेकिन सबसे कम फीमेल लिटरेसी है सहरसा। सबसे कम लिटरेसी रेट पूर्णिया, सबसे कम मेल लिटरेसी रेट पूर्णिया, सबसे कम फीमेल लिटरेसी रेट सहरसा। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है रोहतास। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट हो गया मेल भी और फीमेल भी। रोहतास लिटरेसी के मामले में बिहार में सबसे आगे। ठीक है, तो लिटरेसी रेट हो गया। अब बिहार में टोटल फॉरेस्ट एरिया है जी, टोटल बिहार का फॉरेस्ट एरिया का 7.84% है लिटरेसी रेट, सॉरी फॉरेस्ट एरिया, जो कि मोटे तौर पर 7300 किलोमीटर स्क्वायर आता है। ये टोटल फॉरेस्ट एरिया हो गया बिहार का। मतलब बिहार में फॉरेस्ट कवर बहुत कम है, 7.84%। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कैमूर में, ये है लगभग 31.56%, और ये सबसे कम है सेवर में, ये है बहुत कम है, मतलब 1.3% या कुछ है, 1.3% के आसपास है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर हो गया कैमूर, सबसे कम शिवहर। अब आपको बता दें कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। ठीक है, इसमें सबसे अंतिम जिला जो बना है बिहार में वो है अरवल। ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला पटना। ठीक है, और सबसे कम पॉपुलेशन वाला जिला शेखपुरा। ठीक है, सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन वाला जिला ये भी पटना। सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज ये भी पटना। सबसे कम तो बताया आपको शेखपुरा। ठीक है, सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन शिवहर। ठीक है, आपको बताया कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, सबसे ज्यादा
शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर, ठीक है। सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला पटना, सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर, ठीक है। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत वाला जिला पटना, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर, संख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पटना, सबसे छोटा जिला शेखपुरा जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और शहरी जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा बड़ा जिला पटना, सबसे कम शहरी आबादी किस जिले में? शिवहर, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना, सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत समस्तीपुर, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या, ये भी शेखपुरा, ठीक है, ये भी शेखपुरा, ठीक है। तो आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या हो गया, नगरीय जनसंख्या भी हो गया। अब क्या है ना कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति, पहले आप ये जानिए कि बिहार में अनुसूचित जातियों की का प्रतिशत है 15.9%, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यहाँ कम है, ये मात्र है 1.3%, ठीक है। अनुसूचित जाति की का प्रतिशत कितना है? 15.9%। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है 1.3%, ठीक है। सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन मतलब अनुसूचित जनजाति वाला जिला है गया, ठीक है, और सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है शिवहर, ठीक है। और प्रतिशत के दृष्टिकोण से भी एससी पॉपुलेशन वाला सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला जिला है गया, लेकिन प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे कम एससी पॉपुलेशन वाला जिला है किशनगढ़, ठीक है। दो चीज आपको बताया कि सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन है गया में, सबसे कम एससी पॉपुलेशन है शिवहर में, सबसे ज्यादा प्रतिशत एससी का भी गया में, और सबसे कम प्रतिशत एससी का किशनगढ़। एसटी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है अनुसूचित जनजाति, यह है वेस्ट चंपारण, ठीक है। और सबसे कम पॉपुलेशन एसटी का है शिवहर, लेकिन सबसे कम प्रतिशत एसटी का है औरंगाबाद, सबसे ज्यादा प्रतिशत भी पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो आपको बताए कुछ आंकड़ा जो कि आपको प्राय पूछा आता है यूपीएससी या बिहार की किसी भी एग्जाम में, उससे संबंधित कुछ आंकड़ा बताए। अभी और आपको कुछ बताएंगे आगे, इसको बिठा दें, हैं? क्या है ना कि बिहार में कुल आपको बताए थे 38 जिले, ठीक है। 38 जिले में सबसे लेटेस्ट जो ऐड किया गया है वो है अरवल। बिहार में कुल 9 डिवीजन है, मतलब प्रमंडल है, 101 सब डिवीजन है, और 534 सब डिवीजन मतलब अनुमंडल, 534 प्रखंड है,
534 प्रखंड, 101 अनुमंडल मतलब सब डिवीजन और 9 डिवीजन या कमिश्नरी, इसको हम कहते हैं प्रमंडल। ठीक है। बिहार में कुल मिलाकर 19 नगर निगम। सबसे लेटेस्ट जो अभी नगर निगम जिसको मिला है दर्जा वो है सहरसा। ठीक है। तो नगर निगम की संख्या 19 हो गई। अब क्या है ना कि बिहार में टोटल बिहार से लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 40। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? 16। ठीक है। राज्यसभा में 16। ठीक। और इन 40 सीटों में 6 सीट रिजर्व है और एससी अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी सीट रिजर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे संविधान में जो प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में सीटें या विधानसभा में सीटें जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित की जाती है। तो चूंकि आपको अभी पता है कि एसटी का पॉपुलेशन बिहार में 1.3% है, अब 40 का 1.3% तो मुश्किल है। इसलिए बिहार में एससी के लिए तो 15.9 के हिसाब से 6 सीट है, लेकिन एसटी के लिए रिजर्व नहीं है। अब बिहार में कुल 243 विधानसभा में सीट है और जनसंख्या के अनुपात में 38 सीट विधानसभा में एससी के लिए, और एसटी के लिए इस हिसाब से 1.3% तो 2 सीट दिया गया है। कौन कौन सा? तो कटोरिया और मनिहारी, ये 2 सीट है एसटी के लिए विधानसभा में रिजर्व। तो ये तो हो गया। अब देखिए कहना कि बिहार का कुछ ये जान लेना है कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज, सबसे कम वर्षा वाला जिला जहानाबाद, सबसे गर्म जिला गया, सबसे ठंडा जिला वो भी गया। ठीक है। और आपको जनसंख्या वगैरह के बारे में आपको बता दिए, और जो भी कुछ आंकड़ा था ये भी आपको बताया। अब क्या है ना कि बिहार में कुछ एनएच है। ठीक है। तो सबसे बड़ा एनएच बिहार में कौन सा है? एनएच 27 PW, इसकी लंबाई है 487 किलोमीटर। ये सबसे लंबा एनएच है। सबसे छोटा है NH 727A, इसकी लंबाई मात्र 4.5 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है। ये सबसे बड़ा NH पर, ये सबसे लंबा, ये सबसे छोटा। और 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय है, वो मोटे तौर पर 35,600 के आसपास है। ठीक है। 35,600 रुपया के आसपास है। इसको ये कांस्टेंट प्राइस पर, मतलब स्थिर मूल्य पर, और लगभग 59,000 के आसपास है ये करेंट प्राइस पर। बिहार के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 35,600 के आसपास है कांस्टेंट प्राइस पर, और करेंट प्राइस पर 59,000 रुपया प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। अब बिहार की कुल अर्थव्यवस्था में किस किस सेक्टर का कितना कितना योगदान है? तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है 20%। ठीक है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 20%, सेकेंडरी सेक्टर का योगदान 20%,
और टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर का योगदान 60%, 30% प्राथमिक क्षेत्र, 20% द्वितीयक क्षेत्र और 60% तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तो बिहार के का आपको संक्षिप्त परिचय देने की कोशिश की। इसमें अब आपको बिहार का कुछ चीज जो बिहार का आइडेंटिटी टाइप का है। आइडेंटिटी मतलब बिहार का ऑफिशियल एम्बलम क्या है, स्टेट एम्बलम। तो दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, यह है बिहार का राजकीय चिन्ह या प्रतीक चिन्ह। ठीक है, बिहार का जो ऑफिशियल या स्टेट फ्लावर है वो गेंदा है। ठीक है, स्टेट ट्री है मतलब ऑफिशियल पीपल है। स्टेट एनिमल है बुल मतलब बैल। ठीक है, और स्टेट फेस्टिवल एक तरह समझिए महापर्व, जिसको लोग कहते हैं छठ महापर्व। स्टेट स्पोर्ट्स कबड्डी है। ठीक है, और स्टेट बर्ड बताइए आप लोग, राज की पक्षी कहते हैं गोरैया। ठीक है, राज की पक्षी गोरैया मतलब स्पैरो। ठीक है, तो ये आपको बताया कि बिहार का कुछ जो आइडेंटिटी की तरह है। अब क्या है ना, बिहार जो है वो आज जिस रूप में है उस रूप में पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो पहले एंशिएंट पीरियड में बिहार की अपनी पहचान थी, लेकिन मिडाइवल पीरियड में क्या किया गया कि आपको पता होगा कि 1764 के बाद, जब बक्सर के बैटल के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हरा दिया गया मीर कासिम और मुगल बादशाह शाह आलम सेकेंड और अवध के नवाब को, तो मुगल शासक शाह आलम सेकेंड के साथ 1765 में एक संधि की गई। ठीक है, उस संधि के अंतर्गत बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। 1733 तक बिहार को बंगाल के साथ, बिहार और उड़ीसा को बंगाल के साथ शामिल कर लिया गया था, क्योंकि इसमें से ही बंगाल का नवाब बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों का नवाब हो गया था। तो 1733 से ही समझ लीजिए कि बिहार बंगाल के साथ कर दिया गया था। धीरे धीरे बिहार के लोगों में ये जागरूकता हुई कि हम लोग इस तरह से हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं, हमारी पहचान को मिटाया जा रहा है। तो इस कारण से यहाँ के लोगों के द्वारा, जो हमारे नेता थे उनके द्वारा प्रयास किया गया। प्राचीन काल में बिहार का पहला उल्लेख, बिहार का पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में एक घटना का उल्लेख है कि विदेह माधव नामक एक व्यक्ति अपने शिष्य गौतम राहुगण के साथ मुंह में अग्नि धारण किए हुए पूर्व की ओर चला और अग्नि सदानीरा नदी के किनारे आकर रुक गया। तो ये एक तरह से आर्यों का पूर्व दिशा की ओर विस्तार कैसे हुआ उसका उल्लेख किया गया है। और इसी क्रम में विदेह माधव जो आया पहली बार बिहार, तो उस एरिया को विदेह कहा गया। विदेह माधव के कारण उस क्षेत्र का नाम विदेह पड़ा। आपको पता होगा कि हम लोग सीता के लिए वैदेही शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सबसे प्राचीन उल्लेख बिहार का, बिहार के क्षेत्र का यही है। ठीक है, ऐसे अगर आप झारखंड सहित बिहार देखेंगे तो ऋग्वेद में वो सब फिर आगे आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि बिहार का शतपथ ब्राह्मण में ही पहली बार बिहार के क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, तो
कीकट भी कहते थे। कीकट मतलब झारखंड के क्षेत्र को कहा जाता था, तो बिहार नहीं। तो क्योंकि उसमें बिहार झारखंड में बिहार साथ में था, तो इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश भी कहा गया था। तो जो भी है, तो अब क्या है ना कि मेडाइवल पीरियड में बिहार शब्द कैसे आया, मतलब बिहार शब्द बना कैसे। तो चूंकि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार हुआ करते थे, तो इसलिए हजारों लाखों की संख्या में लोग आते थे, बुद्धिस्ट बौद्ध धर्म के लोग देश विदेश से यहाँ आते थे, तो इसलिए इसका नाम बिहार पड़ा। ठीक है। बिहार शब्द का मेडाइवल पीरियड में पहली बार उल्लेख मिनहाज और सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक तबकाते नासरी में है। ठीक है। तो बिहार शब्द पहली बार कहाँ आया? तबकाते नासरी। तो बिहार की अपनी एक पहचान पहले से थी। ठीक है। तो इसको ब्रिटिश पीरियड में, क्योंकि इसको बंगाल के साथ टैग कर दिया गया था, तो इसकी पहचान खत्म हो गई थी। तो हमारे कुछ नेता थे, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा, तो इन लोगों के द्वारा इसको अलग करने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन 1870 के आसपास बिहार के कुछ उर्दू अखबारों में पहली बार ये मांग की गई कि बिहारियों के लिए बिहार। 1870 के दशक में और 1870 ईस्वी में पहली बार कुछ उर्दू अखबारों में मांग किया गया कि बिहारियों के लिए बिहार। तो यहीं से शुरू हुई आधुनिक काल में बिहार को बंगाल से अलग करने की शुरुआत हुई। तो सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण और नंद किशोर लाल और A.V. साहब वगैरह थे कुछ व्यक्ति, जिनके द्वारा 1894 में एक पत्रिका शुरू की गई, बिहार टाइम्स। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा और महेश नारायण के द्वारा मिलकर पार्टीशन ऑफ बंगाल लेख लिखा गया अखबार में। अपने इसी मांग को इम्फैटिकली अंग्रेजों के समक्ष रखने के लिए और लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। और ये लोग उस समय जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, मैकेंजी, उनसे जाकर मिले कि बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। तो 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण, इन सब लोगों के साथ द्वारा मिल करके एक बिहार स्टूडेंट सम्मेलन किया गया। ठीक है। और इस सम्मेलन में मांग की गई कि बिहार को अलग किया जाए। 1908 में मोहम्मद फखरुद्दीन की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ, या बिहार प्रादेशिक सम्मेलन। और उस सम्मेलन में बिहार को अलग करने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। उसी समय 1909 ईस्वी में आपको पता होगा काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909 पारित हुआ, और उस एक्ट के अंतर्गत बंगाल में चुनाव हुए। तो सच्चिदानंद सिन्हा को बंगाल के लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद का सदस्य बनाया गया। तो उनके द्वारा विधान परिषद में भी ये हल्ला हंगामा मचाया गया, बिहार को बंगाल से अलग किया जाए। ठीक है। उसी समय अली इमाम थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के एक सदस्य, जो बिहार के थे, उनके द्वारा भी इसकी मांग रखी गई। फिर आपको पता है कि बंग भंग आंदोलन जब शुरू हुआ, तो उसका मुद्दा ये था कि बंगाल को दो टुकड़े बांट दिया गया था। मुस्लिम बहुल बंगाल को
पूर्वी बंगाल कर दिया गया था। और अंग्रेजों का उद्देश्य ये था कि जो ये यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट चल रहा है उसमें दरार उत्पन्न करना हिंदू और मुसलमान के नाम पर, इसलिए मुस्लिम बाहुल्य पूर्वी बंगाल को बंगाल से अलग किया गया था। तो कांग्रेस के नेता जो थे, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों, ये मांग कर रहे थे कि ठीक है, अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से सरकार द्वारा एक आगे प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये पूर्वी बंगाल को अलग किया गया है पश्चिमी बंगाल से। भारतीय नेताओं का ये कहना था कि अगर प्रशासनिक दृष्टिकोण से ही बिहार बंगाल को का विभाजन जरूरी है तो हिंदी भाषी बिहार, उड़िया भाषी उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जाना चाहिए, न कि बंगला भाषी और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र को अलग किया जाना चाहिए। तो इसी कारण से जब ये पूरा जोर पकड़ा ये मांग, तो अंततः 12 दिसंबर 1911 को सरकार द्वारा घोषणा की गई कि बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया जाएगा और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। जो पहले विभाजन किया गया था पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, मुस्लिम बाहुल पूर्वी बंगाल को अलग किया गया था, तो उसको रद्द करके कहा गया कि उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग किया जाएगा। ये हुआ 12 दिसंबर 1911। इसकी आधिकारिक घोषणा की गई 22 मार्च 1912 को और 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा बंगाल से विधिवत अलग हो गया। अब चूंकि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की आधिकारिक घोषणा की गई, इसलिए 2010 ईस्वी से बिहार में बिहार दिवस इसी दिन मनाया जाता है। किस दिन? 22 मार्च को। तब बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गया। बिहार और उड़ीसा जब बंगाल से अलग हो गया तो इसके गवर्नर बनाए गए रिचर्ड स्टुअर्ट बेले। इस बीच में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को भी बिहार का गवर्नर बनाया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत सरकार का अधिनियम 1935 लागू होने के बाद उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और 1 अप्रैल 1936 से बिहार पूरी तरह से अलग हो गया और इसके गवर्नर बने जेम्स डेविड चिफ्टन। ठीक है, तो फाइनली बिहार अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा से। अब क्या हुआ कि 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो एक राज्यों का पुनर्गठन के लिए पुनर्गठन आयोग बनाया गया था फजल अली की अध्यक्षता में। उसके अनुशंसा के आधार पर, ये भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था। तो फजल अली या राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा के आधार पर बंगला भाषी पुरुलिया को बिहार से बंगाल को दे दिया गया और पूर्णिया का कुछ क्षेत्र जैसे दालकोला वगैरह वगैरह, ये सारा क्षेत्र पूर्णिया का कुछ हिस्सा बिहार से बंगाल को दे दिया गया। तो बिहार का गठन हो गया मॉडर्न बिहार का। और आपको पता है कि बिहार से झारखंड को अलग करने की मांग बहुत चल रही थी, तो अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग किया गया। तो अब बिहार इस स्वरूप में है कि झारखंड बिहार से अलग हो गया है। तो बिहार अभी जैसा है
ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ। बिहार का प्रतीक चिन्ह है दो स्वास्तिक के बीच बोधि वृक्ष। इसका जो राष्ट्रीय या राजकीय भाषा है, इसकी दो भाषा है। इसकी राजकीय भाषा है, पहली भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है उर्दू। प्रथम राजकीय भाषा हिंदी और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू। और राजकीय वृक्ष है पीपल वृक्ष। राजकीय वृक्ष है पीपल वृक्ष। और राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गोरैया। और बिहार का महापर्व या राजकीय पर्व कह सकते हैं महापर्व, ये है छठ पर्व। और राजकीय खेल है कबड्डी। और कुछ बातें हैं जो आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार की सबसे लंबी नदी है गंगा। बिहार का शोक है कोसी। और बिहार का सबसे जो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। क्योंकि बिहार की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 10 करोड़ 10.41 करोड़ के आसपास है। 10 करोड़ 40 लाख और 99,000 कुछ है, ठीक है। लेकिन 2023 में जो जातीय जनगणना की गई उसमें बिहार की आबादी 13 करोड़ 7,25,350 हुआ। 2011 के जनगणना को ही हम लोग मानेंगे अभी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार और जातीय जनगणना के अनुसार 13 करोड़ 7 लाख, ये मोटे तौर पर हम लोग मानेंगे इसकी आबादी। इसके अनुसार बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या के दृष्टिकोण से राज्य है। तो बिहार का हम आपको एक इंट्रोडक्शन दी। अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे बिहार का पूरा एंशिएंट पीरियड से इतिहास। एंशिएंट से पूरा मेडाइवल और मॉडर्न पूरा बिहार में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में।